तो आज हम एक बहुत बड़े और मतलब बहुत दिलचस्प सवाल की गहराई में उतर रहे हैं कि ये दुनिया, ये देश, ये समाज एक दूसरे से जुड़े कैसे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं, उस जमाने के रेशम मार्गों से लेकर आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया तक। बिल्कुल। और हमारा मिशन है ये समझना कि व्यापार ने, भोजन ने, यहाँ तक कि बीमारियों और नए नए विचारों ने कैसे अलग अलग महाद्वीपों को एक धागे में पिरोया और हमारी आज की दुनिया को वो शक्ल दी जिसे हम जानते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ व्यापार के नफे नुकसान की नहीं है, ये इंसानी जुड़ाव की कहानी है। सही कहा। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक जगह की कोई फसल या एक छोटा सा आविष्कार हजारों मील दूर किसी दूसरी जगह की पूरी संस्कृति और जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। हाँ, इसमें जीत की कहानियां हैं तो वहीं शोषण और त्रासदियों के स्याह पन्ने भी हैं। वो शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे मशहूर जुड़ाव से, सिल्क रूट। नाम सुनते ही जहन में आता है कि चीन से रेशम लाद कर कारवां चल रहे हैं। क्या ये इतना ही सीधा था? नहीं, नाम थोड़ा धोखा देता है। ये कोई एक सड़क नहीं थी। मतलब ये तो जमीन और समंदर में फैले रास्तों का एक बहुत बड़ा एक विशाल जाल था। अच्छा। जो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। और हाँ, चीन का रेशम इसकी सबसे कीमती चीज थी, जिसकी यूरोप के अमीरों में जबरदस्त मांग थी। लेकिन ये वन वे ट्रैफिक तो नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टू वे ट्रैफिक था। रेशम के बदले में यूरोप से सोना, चांदी जैसी कीमती धातुएं भारत और चीन पहुंचती थी। मतलब ये सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं था, उससे कहीं ज्यादा था। ये विचारों का भी एक तरह का हाईवे रहा होगा। बिल्कुल, यही तो इसकी सबसे दिलचस्प बात है। व्यापारिक कारवा के साथ साथ साधु, संत, प्रचारक सब सफर कर रहे थे। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर इसी रास्ते से होता हुआ मध्य एशिया और फिर चीन तक फैला। अच्छा। और कई सदियों बाद ईसाई और मुस्लिम प्रचारकों ने भी इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल अपने विचारों को फैलाने के लिए किया। तो ये एक तरह का कल्चरल सुपर हाईवे था। कमाल है। विचारों के अलावा एक और चीज थी जो इन रास्तों पर सफर कर रही थी और जिसने तो मतलब दुनिया भर के लोगों का खान पान ही बदल दिया। वो था भोजन। हाँ। मुझे ये पढ़कर बड़ी हैरानी हुई कि आलू, टमाटर, मिर्च, यहां तक कि मूंगफली और मक्का, जो आज हमारी रसोई का इतना जरूरी हिस्सा है, वो हमेशा से यहां नहीं थे। जी हाँ, ये सब क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिकी महाद्वीपों की खोज के बाद ही दुनिया भर में फैले। सोचिए जरा। सोचिए, बिना टमाटर के इटालियन खाना कैसा होता, या बिना मिर्च के भारतीय खाने की हम कल्पना भी कर सकते हैं। ये सब इसी वैश्विक जुड़ाव की देन है। और ये सफर दोनों तरफा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। माना जाता है कि नूडल्स चीन से सफर करते करते पश्चिम पहुंचे और वहां स्पैगेटी बन गए। अच्छा। और इसी तरह अरब यात्री अपने साथ पास्ता लेकर इटली के सिसिली द्वीप पहुंचे थे। आलू वाली कहानी तो और भी कमाल की है। मतलब एक सस्ती सी फसल ने यूरोप के गरीबों की, कह सकते हैं कि जिंदगी ही बदल दी। बिल्कुल। आलू उगाना आसान था, सस्ता था और पोषण भी काफी था। जब यूरोप के गरीबों ने इसे अपना मुख्य भोजन बनाया तो उनकी सेहत सुधरने लगी। भुखमरी कम हुई होगी? भुखमरी कम हुई और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। ये एक तरह की खाद्य क्रांति थी। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी छुपी है। मतलब एक तरफ तो आलू वरदान बना और दूसरी तरफ वही आलू लाखों लोगों की मौत का कारण भी बन गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये आयरलैंड के आलू अकाल की बहुत दुखद कहानी है। 1840 के दशक में आयरलैंड के गरीब किसान अपने रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से आलू पर निर्भर हो गए थे। पूरी तरह से? हाँ। और जब एक बीमारी ने आलू की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया तो नतीजा भयानक हुआ। भुखमरी फैल गई। और इसका अंजाम कितना भयानक था? अंदाजा है कि करीब 10 लाख लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा लोगों को अपना देश छोड़कर अमेरिका और दूसरे देशों में पनाह लेनी पड़ी। बाप रे। तो ये घटना साफ दिखाती है कि ये वैश्विक जुड़ाव एक दो-धारी तलवार की तरह था। किसी एक चीज पर इतनी ज्यादा निर्भरता बहुत बड़ा जोखिम थी। तो भोजन के सफर के बाद दुनिया और करीब आई, लेकिन शायद ज्यादा हिंसक तरीके से। 16वीं सदी में यूरोपीय नाविकों ने समुद्री रास्ते खोज निकाले। हाँ, भारत और अमेरिका के लिए। और उनका मकसद साफ था। भारत उस समय मसालों, बेहतरीन सूती कपड़ों का केंद्र था। यूरोपीय ताकतें इसी व्यापार पे कब्जा चाहती थीं। लेकिन जब वो अमेरिका पहुंचे तो वहां कहानी कुछ और ही निकली।
उन्हें सिर्फ व्यापार नहीं, उन्हें वहां जीत हासिल करनी थी। और इस जीत में सिर्फ उनकी बंदूकों और तलवारों ने मदद नहीं की, उनके पास एक अनदेखा अनजाना हथियार भी था। वो हथियार था चेचक, यानी स्मॉल पॉक्स की बीमारी। अच्छा। यूरोपीय लोग अपने साथ इसके कीटाणु ले गए थे। अब अमेरिकी महाद्वीपों के लोग, वो तो हजारों सालों से बाकी दुनिया से कटे हुए थे। तो उनके शरीर में कोई इम्यूनिटी नहीं थी। कोई इम्यूनिटी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि चेचक ने एक महामारी का रूप ले लिया और वहां की पूरी बस्तियों को साफ कर दिया। मतलब ये एक तरह का अनजाना जैविक युद्ध था जिसके लिए वो तैयार ही नहीं थे। बिल्कुल। इस बीमारी ने स्पेन और पुर्तगाल जैसी ताकतों के लिए जीत को बहुत ज्यादा आसान बना दिया। उनकी सेनाओं को ज्यादातर जगहों पर कोई खास प्रतिरोध झेलना ही नहीं पड़ा। और अमेरिका में उन्हें वो खजाना मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। हाँ, पेरू और मेक्सिको की खानों से उन्हें चांदी और सोने के विशाल भंडार मिले। ये दौलत जहाजों में भरकर यूरोप पहुंचने लगी। और इसी पैसे के दम पर यूरोप ने एशिया के साथ अपना व्यापार कई गुना बढ़ा दिया। दक्षिण अमेरिका की दौलत की तो ऐसी अफवाहें फैली कि लोग एल डोराडो यानी सोने से बने शहर को खोजने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने लगे। सोने की एक ऐसी भूख थी जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। बिल्कुल। इसके बाद हम आते हैं 19वीं सदी में। रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, इन्होंने दुनिया को और छोटा कर दिया। कहते हैं इस दौर में दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत पेचीदा हो गई थी। हाँ, इसे समझने के लिए अर्थशास्त्रियों ने 3 तरह के प्रवाह या बहाव की बात की है। 3 तरह के भाव? हाँ, समझिए कि 3 बड़ी नदियां पूरी दुनिया में बह रही थीं। पहली नदी थी सामान की, जैसे कपास और गेहूं का व्यापार। दूसरी नदी थी लोगों की, मतलब श्रम का बहाव। अच्छा। करीब 5 करोड़ यूरोपीय लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए। और तीसरी नदी थी पूंजी की, यानी पैसे का बहाव, जो दुनिया भर में रेलवे और कारखानों में लगाया जा रहा था। इसे समझने के लिए ब्रिटेन के कॉर्न लॉ का उदाहरण बड़ा सटीक लगता है। बिल्कुल। ब्रिटेन में बड़े जमींदारों के दबाव में सरकार ने एक कानून बनाया था, कॉर्न लॉ। इसके तहत बाहर से आने वाले सस्ते अनाज पर पाबंदी लगा दी गई, ताकि स्थानीय किसानों को अच्छी कीमत मिले। हाँ, लेकिन हुआ ये कि देश में अनाज के दाम आसमान छूने लगे। तो शहरों में रहने वाले आम लोगों और उद्योगपतियों ने इसका जाहिर है विरोध किया। और सरकार को झुकना पड़ा। आखिरकार सरकार को ये कानून हटाना पड़ा। अब यहाँ से देखिए कि एक कानून हटने का असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ा। कैसे? ब्रिटेन में विदेशों से सस्ता ना जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन के हजारों किसान अपनी जमीनें छोड़कर शहरों में मजदूरी करने चले गए। और ब्रिटेन का पेट भरने के लिए अनाज कहाँ से आ रहा था? अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर ब्रिटेन की जरूरत पूरी करने के लिए जंगलों को साफ करके बड़े बड़े खेत बनाए गए। इन खेतों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए नई रेलवे लाइनें बिछाई गईं। मतलब ब्रिटेन में लिया गया एक फैसला दुनिया के दूसरे कोनों का पूरा ढांचा बदल रहा था। बिल्कुल। और इस बदलाव में तकनीक की भूमिका बहुत बड़ी थी। जैसे मांस का व्यापार। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जानवरों को जहाजों पर लादकर अमेरिका से यूरोप ले जाया जाता था। ये बहुत महंगा सौदा था। बहुत से जानवर रास्ते में मर भी जाते थे। लेकिन फिर रेफ्रिजरेटर जहाज का आविष्कार हुआ। कमाल है। मतलब अब जानवरों को वहीं काटकर उनके मांस को इन ठंडे जहाजों में भरकर भेजा जा सकता था। बिल्कुल। इससे समुद्री सफर का खर्च बहुत कम हो गया और यूरोप में मांस की कीमतें गिर गईं। अब वहां के गरीब लोग भी अपने खाने में मांस शामिल कर सकते थे। एक छोटे से आविष्कार ने लाखों लोगों के खान पान को बेहतर बना दिया। लेकिन इस वैश्विक जुड़ाव का एक क्रूर, एक स्याह चेहरा भी था, खासकर उपनिवेशवाद के दौर में। 1885 में बर्लिन में जो हुआ वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, वो यूरोपीय ताकतों के लालच का चरम था। उन्होंने मेज पर अफ्रीका का नक्शा रखा और उसे आपस में ऐसे बांट लिया जैसे कोई केक काट रहा हो, बिना ये सोचे कि वहां रहने वाले लोगों का क्या होगा, उनके कबीलों का, उनकी संस्कृतियों का क्या होगा। और अफ्रीका पर कब्जा करने में भी एक बीमारी ने उनकी अनजाने में मदद की। एक और बीमारी? हाँ, इसका नाम था रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। ये बीमारी 1890s के दशक में अफ्रीका में फैली और इसने वहां के लगभग 90% पालतू पशुओं को मार डाला। 90%? हाँ, और अफ्रीकी लोगों की पूरी आजीविका, उनका धन, सब कुछ उनके मवेशी ही थे। तो जब उनके जानवर ही नहीं रहे तो उनके पास गुजारे का कोई जरिया नहीं बचा होगा। यही हुआ।
अपने पशुओं को खोने के बाद अफ्रीकी लोग यूरोपीय लोगों की खदानों और बागानों में मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। इस एक बीमारी ने उनकी आर्थिक कमर तोड़ दी और उन पे शासन करना और भी आसान हो गया। बिल्कुल। इसी तरह का एक और काला अध्याय भारत से जुड़ा है, गिरमिटिया मजदूर। ये एग्रीमेंट शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है ना? हाँ जी। भारत में खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे इलाकों से लाखों गरीब मजदूरों को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पर काम करने के लिए कैरिबियाई द्वीपों, मॉरिशस और फिजी ले जाया गया। पर लोग जाने के लिए तैयार क्यों हुए? क्योंकि भारत में उस वक्त छोटे उद्योग धंधे अंग्रेजों की नीतियों की वजह से चौपट हो रहे थे और जमीन का लगान बहुत ज्यादा था। गरीबी थी, बेबसी थी। और एजेंट उन्हें झूठे सपने दिखाते होंगे। हाँ, कि वहां अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छी जिंदगी होगी, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता था कि हालात बहुत खराब हैं, लगभग गुलामों जैसे। इसीलिए कई इतिहासकारों ने इसे दास्ता की एक नई प्रथा भी कहा है। ये तो बहुत दुखद है। लेकिन इन स्रोतों में एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन्हीं मुश्किल हालात में एक नई मिलीजुली संस्कृति ने भी जन्म लिया। हाँ, ये इंसानी जज्बे की मिसाल है। जैसे त्रिनिदाद में भारतीय मजदूरों का मुहर्रम का जुलूस वहां के स्थानीय कार्निवल के साथ मिलकर होसे नाम का एक नया उत्सव बन गया। अच्छा। भारतीय और स्थानीय संगीत के मेल से चटनी म्यूजिक जैसा एक नया जॉनरा पैदा हुआ। आज वेस्ट इंडीज क्रिकेट के शिवनारायण चंद्र पॉल या नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक वीएस नायपॉल, ये सब इन्हीं गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं, जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी एक नई पहचान बनाई। इसके बाद दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे। पहले विश्व युद्ध ने तो दुनिया का आर्थिक नक्शा ही पूरी तरह बदल कर रख दिया। बिल्कुल, वो पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। मशीन गन, टैंक, जहरीली गैस, इन सब का बेहिसाब इस्तेमाल हुआ। युद्ध ने यूरोप को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया और शक्ति का केंद्र बदल गया। हाँ, युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार था और युद्ध के बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार बन गया और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता। और 1920 के दशक में अमेरिका में तेजी का एक नया दौर आया, जिसका प्रतीक थी हेनरी फोर्ड की टी मॉडल कार। हाँ, फोर्ड ने असेंबली लाइन का इस्तेमाल करके कार उत्पादन में क्रांति ला दी थी। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, जिससे कारें बहुत तेजी से और बहुत सस्ते में बनने लगी। इतनी सस्ती कि आम लोग भी खरीदने लगे। बिल्कुल, ये बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग के एक नए युग की शुरुआत थी। लेकिन ये तेजी ज्यादा दिन नहीं चली। 1929 में महामंदी आ गई। हाँ, द ग्रेट डिप्रेशन। उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इसके कारण क्या थे? कई कारण थे। एक तो कृषि क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो रहा था, जिससे कीमतें गिर रही थी। दूसरा, कई देशों ने अमेरिकी बैंकों से भारी कर्ज ले रखा था। अच्छा। जब अमेरिका में संकट आया तो अमेरिकी बैंकों ने अपने कर्जे वापस मांगने शुरू कर दिए। इससे पूरी दुनिया में एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। बैंक डूबे, कारखाने बंद हुए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। और इसका असर भारत पर भी बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत गहरा। 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात और निर्यात लगभग आधा रह गया। आधा? हाँ, फसलों के दाम 50% तक गिर गए, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने किसानों पर लगान कम नहीं किया। इस दोहरी मार ने भारतीय किसानों की कमर तोड़ दी। और इसी संकट में भारत से भारी मात्रा में सोना बाहर गया। जी, कर्ज और लगान चुकाने के लिए मजबूर किसानों को अपने थोड़े बहुत जेवर और सोना बेचना पड़ा। भारत उस दौरान सोने का एक बहुत बड़ा निर्यातक बन गया। मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनर्ड कीन्स का तो ये भी मानना था कि भारत से निकले इसी सोने ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को महामंदी से उबरने में एक अहम भूमिका निभाई थी। सोचिए, एक गुलाम देश की जमा पूंजी दुनिया को बचाने के काम आ रही थी। बिल्कुल। दूसरी विश्व युद्ध के बाद दुनिया के नेताओं ने सोचा कि ऐसी तबाही दोबारा ना हो। इसी सोच से ब्रेटन वुड्स सिस्टम का जन्म हुआ। सही कहा। 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एक मीटिंग हुई। मकसद था युद्ध के बाद की दुनिया में आर्थिक स्थिरता लाना। और यहीं पर IMF और वर्ल्ड बैंक बने। हाँ, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक। और साथ ही अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ दिया गया। मतलब डॉलर को एक तरह से दुनिया का राजा बना दिया गया।
कह सकते हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम पर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का ही दबदबा था। तो जाहिर है भारत जैसे नए आजाद हुए देशों को ये व्यवस्था पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। इसीलिए भारत और दूसरे विकासशील देशों ने मिलकर G77 नाम का एक समूह बनाया। G77। हाँ, उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली या NIEO की मांग की। वो चाहते थे कि उन्हें अपने संसाधनों का बेहतर दाम मिले, पश्चिमी बाजारों तक उनकी पहुंच आसान हो, मतलब एक ज्यादा बराबरी वाली दुनिया की मांग कर रहे थे। फिर 1970 के दशक के बाद एक और बहुत बड़ा बदलाव आया, जब पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने कारखाने चीन जैसे देशों में लगाने शुरू कर दिया। ये ग्लोबलाइजेशन का एक नया चरण था। पश्चिमी देशों में मजदूरी महंगी हो चुकी थी, तो वहाँ की मल्टीनेशनल कंपनियों ने लागत कम करने के लिए अपने कारखाने चीन, मेक्सिको, पूर्वी यूरोप के देशों में शिफ्ट करने शुरू कर दिए, जहां मजदूरी सस्ती थी, बहुत सस्ती थी। और 1949 की क्रांति के बाद जो चीन दुनिया से लगभग कट गया था, वो अब धीरे धीरे विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र, मतलब दुनिया की फैक्ट्री बनता जा रहा था। और पिछले 2 दशकों में तो हमने देखा है कि आर्थिक शक्ति का संतुलन पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है। निश्चित रूप से आज भारत, चीन, ब्राजील जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ सस्ते सामान बनाने वाले देश नहीं है। वे अब वैश्विक व्यापार, निवेश और राजनीति में एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभा रही हैं। दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। बिल्कुल नहीं। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने रेशम मार्ग से लेकर चीन के उदय तक की एक लंबी यात्रा की। ये कहानी साफ तौर पर बताती है कि दुनिया का कोई भी हिस्सा, कोई भी देश अलग थलग रहकर तरक्की नहीं कर सकता। हाँ, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब। और ये जुड़ाव, जैसा कि हमने देखा, एक दोधारी तलवार की तरह है। इसने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, नई तकनीकें और विचार फैलाए हैं, लेकिन इसी जुड़ाव ने शोषण, असमानता और संघर्ष को भी जन्म दिया है। ये एक लगातार चलने वाली, लगातार बदलती हुई प्रक्रिया है, जिसका हिस्सा हम सब हैं। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों से पता चलता है कि रेफ्रिजरेटेड शिप्स या असेंबली लाइन जैसी तकनीकों ने अपने समय में दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया था। आज की AI और डिजिटल कनेक्टिविटी की दुनिया को देखते हुए अगला वो कौन सा आविष्कार या कौन सी घटना हो सकती है जो हमारे इस वैश्विक सिस्टम को एक बार फिर से पूरी तरह बदल कर रख देगी?